स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का वीडियो लेकर आया हूं। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत इन सारे टॉपिक पे वीडियो बनेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन पर वीडियो बना रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल कॉपर स्टोन एज के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज और मेरठ से, प्रयागराज और आजमगढ़ से, मेरठ और सहारनपुर से, सहारनपुर और प्रयागराज से। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरठ और सहारनपुर से। तो मेरठ और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग स्टोन एज की समाप्ति के बाद धातु के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग, फिर कांस्य का प्रयोग और अंत में लोहे का प्रयोग किया। पाषाण संस्कृति के ठीक बाद और सैंधव संस्कृति से पहले की संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक सभ्यता के बाद ताम्र कांस्य सभ्यता का उदय हुआ। सैंधव सभ्यता ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता जो है ये ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपके ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, पाषाण युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से संबंधित है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 बीसी तक के टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। और अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, तो ये 3000 BC टू 600 BC तक के समय को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल 600 BC से लेकर आगे तक, अभी तक और इसके आगे तक के जो भी समय है इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पाषाण युग की बात करें स्टोन एज, तो ये प्रागैतिहासिक काल में ही मानव पत्थर से निर्मित औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। पत्थर से औजार बनाने के नाते ही प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण युग या स्टोन एज कहा जाता है। यहाँ पे भी तीन क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल का ये डिवीजन है। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं इसे, मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक पीरियड बोलते हैं और नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आद्य ऐतिहास, इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है उसे ही प्रागैतिहास काल कहा गया है। आद्य ऐतिहास वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य हैं किंतु उनके अपठित होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहास काल कहते हैं। जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो जहां से लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता एक ताम्रपाषाण सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर हम सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है।
सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। एक चीज और सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था। यहाँ पे इतिहास के क्लासिफिकेशन को आप देख सकते हैं, प्राक इतिहास या प्रागैतिहास, आद्य ऐतिहास और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भागों में ये विभाजित होता है प्राक इतिहास। और अगर हम आद्य ऐतिहास की बात करें तो ये डिवीजन नहीं है, इसके अंतर्गत आते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे हड़प्पा दिया गया, ये हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और ऐतिहासिक की बात करें तो ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आप इतिहास में पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे ये कवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाणकालीन पैलियोलिथिक सभ्यता से संबंधित बेलन घाटी प्रयागराज की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? आपके ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा, राखलदास बनर्जी, प्रोफेसर GR शर्मा, दयाराम साहनी। तो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित बेलन घाटी जो है ये बेलन नदी प्रवाहित होती थी। बेलन नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये बेलन नदी सोनभद्र से निकलती है और ये घाटी बना के प्रयागराज से बहते हुए ये फ्लो होती है। तो इसकी खुदाई जो है, इस सभ्यता बेलन घाटी सभ्यता की खुदाई से किसके निर्देशन में की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर GR शर्मा। प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में ही बेलन घाटी प्रयागराज की खुदाई की गई। ऑप्शन में यज्ञदत्त शर्मा है। अगर यज्ञदत्त शर्मा की बात करें तो आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर जो है आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, जिसकी खुदाई या जिसके यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में आलमगीरपुर मेरठ की खुदाई हुई थी। और अगर हम राखलदास बनर्जी की बात करें तो राखलदास बनर्जी के ही निर्देशन में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के ही निर्देशन में किया गया था। और दयाराम साहनी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के ही नेतृत्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी के नियोलिथिक पीरियड पूरा स्थल से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है सरायनाहर से, कोल्डिहवा से, बेलन घाटी से, लोथल से। तो उत्तर प्रदेश के नवपाषाणी पुरा स्थल से धान के साक्ष्य जो है ये कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। कोल्डिहवा कहाँ पे स्थित है? कोल्डिहवा ये प्रयागराज क्षेत्र में ही स्थित है, प्रयागराज में ही स्थित है। सरायनाहर की बात करें तो सरायनाहर जो है ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरायनाहर से मध्य पाषाण काल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर की बात अगर हम करें तो यहीं से ही जो है 15 सौधान मिले थे। सरायनाहर प्रतापगढ़ से 15 सौधान मिले थे, जिनमें मृतक के सिर पश्चिम की ओर थे। और अगर हम बेलन घाटी की बात करें तो बेलन घाटी आपने देखा यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा जो है प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। और लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये गुजरात के अंतर्गत आता है और गुजरात में ये भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पे है। लोथल एक डॉकयार्ड पोर्ट है, डॉकयार्ड था। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है लोथल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोथल को ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इस पिक्चर को बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में ये आसानी से बैठ सके। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल है और यहाँ पे जो है ये डॉकयार्ड, ये नाव है, यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नवपाषाणिक नियोलिथिक पुरा स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी अवधि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व की है। प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन पैलियोलिथिक सभ्यता के साक्ष्य बेलन, प्रयागराज, सिंगरौली घाटी, यहाँ पे बेलन घाटी है, बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, सोहन घाटी ये जो पाकिस्तान में स्थित है सोहन घाटी, एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पे इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सिंगरौली घाटी कहाँ पे स्थित है, या फिर पूछ दिया क्वेश्चन में सोहन घाटी कहाँ पे स्थित है, तो सोहन घाटी पाकिस्तान में है, सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है और बेलन घाटी ये प्रयागराज में स्थित क्षेत्र है। बेलन घाटी के पुरा स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में की गई। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई, तो ये जो है बेलन घाटी से ही ये प्राप्त हुई थी। मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक पीरियड के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर की बात करें तो सराय नाहर जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित क्षेत्र है। मध्य पाषाण काल के सराय नाहर से ही शव को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण में मानव कृषि एवं पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित हो गया था। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव मृतक की अंत्येष्टि करने और आग पर भोजन पकाने तथा कृषि से परिचित नहीं था। थोड़ा बहुत पूरा पाषाण काल के मानव पशुपालन से परिचित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है मेरठ, मिर्जापुर, कोल्डिहवा, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर, साथ साथ सोनभद्र, और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था सराय नाहर से सावधान प्राप्त हुए हैं, या शव को दफनाने का तरीका जो है ये सराय नाहर से प्राप्त हुआ है। सराय नाहर, सोनभद्र और मिर्जापुर इन तीनों जगहों पे मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में मेरठ है। मेरठ की बात करें तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर ये मेरठ में ही स्थित है। कोल्डिहवा की बात करें तो कोल्डिहवा में यहां से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र के मुरहना पहाड़, प्रयागराज के मेजा, प्रतापगढ़ के सराय नाहर, महधा आदि पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अगर साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ ये 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के मेजा तहसील के चोपनी मांडो पुरा स्थल से झोपड़ियों, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जबकि महदहा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है, महदहा प्रतापगढ़ स्थल से अस्थि एवं सींग की आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। महदहा प्रतापगढ़ स्थल से अस्थि एवं सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक काल में लौह धातु और भट्टियां उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्राप्त की गई हैं? आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर, काशी, अतरंजी खेड़ा, ए और सी दोनों। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा इन दोनों जगहों से ऐतिहासिक काल में लौह धातु और भट्टियों के जो है भट्टियां मिली हैं, भट्टियों इनके साक्ष्य मिले हैं। काशी की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित एक महाजनपद है काशी। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा है। और हस्तिनापुर की बात करें तो ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों के कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर है। और इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इसके क्षेत्र जो है ये मेरठ,
दिल्ली और हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा या थानेसर इसके अंदर आता है। थानेसर, दिल्ली, मेरठ, इन क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है हस्तिनापुर। इसकी जो है कुरु की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, ऐतिहासिक काल के लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती तथा कामपिल्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर व अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु तथा भट्टियां प्राप्त हुई हैं। हस्तिनापुर एक प्राचीन शहर है जो कुरु साम्राज्य की राजधानी थी। कुरु राज्य का आधिपत्य मेरठ, दिल्ली व थानेसर तक विस्तृत था। परीक्षित और जन्मेजय इसी राज्य के राजा थे। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है कि परीक्षित और जन्मेजय किस प्राचीन महाजनपद से संबंधित हैं। तो ये कुरु राज्य जो है जिसकी राजधानी है हस्तिनापुर, यहीं से संबंधित हैं परीक्षित और जन्मेजय। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह कुषाण काल से संबंधित है। अतरंजी खेड़ा से जले हुए ईंटों की संरचना, टेराकोटा मानव और पशु मूर्तियां, मनके, लोहे की सामग्री और भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से दोनों जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये सिंधु सभ्यता के ही क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, ये जो है सही हो जाएगा। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात क्षेत्र में स्थित है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से काली चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। यहां आप देख सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी छोर है ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर इसके पश्चिमी छोर की बात करें तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी या दस्क नदी के तट पर स्थित है सुतका गेंडोर। और अगर मांडा कश्मीर देखें, उत्तरी छोर इसकी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर की बात करें तो ये मांडा है जो कि कश्मीर में स्थित है और ये चिनाब नदी के तट पर है। और दक्षिणी सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी छोर की बात करें तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र है जो कि प्रवरा नदी ये प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है, प्रवरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पे आपको 2500 से 1600 या 1500 ईसा पूर्व तक भी मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ, बड़गांव, बागपत और हुलास, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान सहारनपुर क्षेत्र से संबंधित है। आलमगीरपुर ये मेरठ से संबंधित है और बड़गांव बागपत से संबंधित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं जो इन जगहों से उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महाजनपद तथा उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ इनकी राजधानियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। चेदी की बात करें अगर हम तो वर्तमान बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहीं से संबंधित है चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की अगर हम राजधानी की बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती है। क्या है? सुक्तिमती, ये चेदी की राजधानी है। और अगर वत्स की बात करें तो वत्स जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो जिला है, कौशाम्बी से संबंधित है। और
इसकी राजधानी यहाँ पे आपको कौशाम्बी मिल जाएगी। अगर मल्ल की बात करें तो मल्ल जो है ये कुशीनगर से संबंधित है। इसे प्राचीन काल में जो है कुशीनारा भी कहीं कहीं कहा गया है। कुशीनारा या कुशीनगर से संबंधित है। और सूरसेन की बात करें तो सूरसेन जो है ये मथुरा से संबंधित है। तो ए जो है बुंदेलखंड का देखते हैं, सुक्तिमती ए का 2 है, ए का 2 या तो ये होगा या तो ये होगा। बी वत्स है, वत्स का कौशाम्बी, बी का 4 है, बी का 4 है, बी का 4 यहाँ पे है। सी मल्ल है, मल्ल का कुशीनगर, सी का 3 है, सी का 3 हो जाएगा। डी सूरसेन, डी का 1 मथुरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुरु जो साम्राज्य है, कुरु महाजनपद जो है, ये इसकी राजधानी हस्तिनापुर है और मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर है और वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी है और सूरसेन मथुरा की यहाँ पे है, मथुरा की सूरसेन हो गई। चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ पे है? सुक्तिमती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में से सबसे विकसित राज्य था? आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर, पांचाल, कन्याकुब्ज, कोसल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पांचाल। उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में सबसे विकसित राज्य पांचाल था। पांचाल की बात करें तो ये वर्तमान इसकी राजधानी, पांचाल की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक थी अहिछत्र और दूसरा है काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य पांचाल की 2 राजधानियां हुआ करती थी। अहिछत्र की बात करें तो ये वर्तमान बरेली क्षेत्र में आता है और काम्पिल्य की बात करें तो ये फर्रुखाबाद क्षेत्र में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। तो पांचाल की 2 उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी है काम्पिल्य। और यहाँ पे अगर हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। और कन्याकुब्ज की बात करें तो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज का ही नाम कन्याकुब्ज है और इसे एक और नाम से पुकारा जाता था, इसे महोदय श्री। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज को महोदय श्री से भी पुकारा जाता था। और कोसल महाजनपद की बात करें तो ये इसकी भी 2 राजधानियां हैं। एक जो है इसकी उत्तरी राजधानी इसकी श्रावस्ती है, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती है और इसकी दक्षिणी राजधानी जो है ये अयोध्या है। इसे कहीं कहीं पे आपको अयज्जा भी प्राचीन नाम है अयोध्या का ही, अयज्जा। तो इसकी दक्षिणी राजधानी है अयोध्या। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे शक्तिशाली राज्य था जो कुरु साम्राज्य से निकटता से जुड़ा था। पांचाल साम्राज्य की राजधानी अहिछत्र, बरेली और काम्पिल्य फर्रुखाबाद थे। उत्तर वैदिक काल के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कन्याकुब्ज कन्नौज का ही पुराना नाम है। कोसल जो है ये अवध के आसपास के क्षेत्र का एक प्राचीन साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की कहानी उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है कुरु साम्राज्य, कोसल साम्राज्य, चेदी साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो महाभारत की कहानी उत्तर प्रदेश के कुरु साम्राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुरु। इसकी राजधानी है हस्तिनापुर। कुरु साम्राज्य की राजधानी है हस्तिनापुर। और कोसल साम्राज्य की बात करें तो इसकी 2 राजधानी, एक श्रावस्ती और अयोध्या, 2 राजधानी है कोसल साम्राज्य की। और चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। बार बार इसे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाए। और मगध साम्राज्य की बात करें तो ये वर्तमान गया या पटना, ये बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है
मगध जो है महाजनपद, ये बिहार के गया और पटना में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे और रामायण की कथा कोसल राज्य अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इसके रचयिता, तो रामायण के रचयिता जो है वो महर्षि वाल्मीकि थे। कुरु पांचाल क्षेत्र में ही भारद्वाज, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महान ऋषियों की तपोस्थली रही है। एक क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कि भारद्वाज, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महान ऋषियों की जो तपोस्थली है वो किस प्राचीन महाजनपद से संबंधित है। तो ये कुरु और पांचाल दोनों क्षेत्रों से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर, मध्य देश, मगध, कन्नौज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मध्य देश। तो उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को प्राचीन में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर है, और मगध की बात करें तो मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, और ये वर्तमान बिहार में स्थित है। कन्नौज, इसका पुराना नाम कन्याकुब्ज और महोदय श्री, ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। दोनों नामों से कन्नौज को प्राचीन में संबोधित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। कुरु राज्य का आधिपत्य मेरठ, दिल्ली व थानेसर तक विस्तृत था और राजधानी अंशदीवत हस्तिनापुर थी। ये हस्तिनापुर का ही प्राचीन नाम से संबोधित किया गया, अंशदीवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8 महाजनपद। उत्तर भारत में जो है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और अगर हम इन 8 महाजनपद की बात करें तो पहला महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में संबंधित है वो हो जाएगा कुरु, दूसरा जो है हो जाएगा पांचाल, तीसरा जो हो जाएगा वो है चेदी, कुरु, पांचाल, चेदी, सूरसेन। कुरु, पांचाल, चेदी, सूरसेन। चौथा होगा, पांचवा कोसल महाजनपद, काशी महाजनपद, मल्ल महाजनपद और वत्स महाजनपद। ये टोटल आपके 4, 8, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है और पांचाल की अहिछत्र और बरेली है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है और सूरसेन ये मथुरा का क्षेत्र है। और कोसल जो है ये श्रावस्ती और अयोध्या अवध का क्षेत्र है। और काशी वाराणसी क्षेत्र से संबंधित विस्तृत क्षेत्र है। और मल्ल की बात करें तो ये कुशीनगर या कुशीनारा से संबंधित है। और वत्स की बात करें तो ये कौशाम्बी प्रयागराज से संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुआ था। आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वाराणसी, वल्लभी, कुंडग्राम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है, जबकि 24वें तीर्थंकर 24th जो है तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी। तो ये 23वें तीर्थंकर का जन्म
वाराणसी में हुआ है। और पाटलिपुत्र जो है वर्तमान पटना है, पटना से संबंधित है। और वल्लभी, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली के ही निकट एक ग्राम है, जगह है कुंडग्राम। यहाँ पे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। और वल्लभी की बात करें तो सेकेंड जो है दूसरी जैन परिषद का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया है। वल्लभी गुजरात से संबंधित है। और जो पहला जैन परिषद का आयोजन किया गया था, पहली जैन परिषद का आयोजन ये पाटलिपुत्र पटना में किया गया है। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार के कुंडग्राम में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी अनुयायियों की संख्या अधिक थी। मथुरा और उज्जैन उत्तरी भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित था। मथुरा से जैन धर्म के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मथुरा से किस धर्म के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको ऑप्शन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी वैष्णव धर्म ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का उसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा से जो है जैन धर्म के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बिहार में स्थित है। यहीं पर पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था। वल्लभी वर्तमान गुजरात, यहीं पर दूसरी जैन परिषद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन में है ऋषिपत्तन, मृगदाव, साकेत, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ऋषिपत्तन और मृगदाव ये दोनों ही सारनाथ के ही प्राचीन नाम है। सारनाथ के ही प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन और मृगदाव। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन में है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनारा, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब कुशीनारा या वर्तमान कुशीनगर में हुआ था। अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध से आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने होंगे। एक, महाभिनिष्क्रमण। और दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन। और तीसरा महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध जी का महाभिनिष्क्रमण जो है ये इनके गृह त्याग की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण की कहा गया है। और धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो ये पहला उपदेश देने की जो घटना है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और महापरिनिर्वाण जो है ये इनकी मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर में हुआ है। और श्रावस्ती की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन एक छोटे गणराज्य कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है कि कपिलवस्तु का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो कपिलवस्तु का संबंध सिद्धार्थनगर जिले से है। और गौतम बुद्ध
की माता, इनकी माता का नाम महामाया देवी था। ये रामग्राम गोरखपुर के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, ये पहला है महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा गया, इनके गृह त्याग की घटना, और बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ, इसी का ही पुराना नाम है ऋषिपत्तन या मृगदाव, ऋषिपत्तन या मृगदाव में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल, ये कौशल नहीं, ये कौशल होगा, कौशल की राजधानी में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, वर्तमान कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था। और महात्मा बुद्ध की, अगर इनकी गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? आपके ऑप्शन हैं लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मल्ल गणराज्य, वज्जी संघ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मल्ल गणराज्य। कुशीनगर मल्ल गणराज्य से संबंधित है। यहाँ पे अगर लिच्छवी गणराज्य की बात करें और वज्जी संघ एक प्राचीन जो महाजनपद है, उसके महाजनपदों में जो क्षेत्र थे उनका एक 8 क्षेत्रों का संघ था, उसमें वज्जी संघ और लिच्छवी गणराज्य ये दोनों आते हैं। ये बात करें किस महाजनपद से संबंधित हैं तो ये वैशाली महाजनपद से संबंधित हैं, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। वर्तमान बिहार में स्थित वैशाली से संबंधित हैं। और शाक्य गणराज्य आपने देखा, महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोदन, वो शाक्य कुल के थे, तो वही शाक्य गणराज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्र के लिए सुप्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है वत्स, काशी, कुरु, चेदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वत्स। वत्स जो है ये वर्तमान जो है कौशाम्बी क्षेत्र से, कौशाम्बी प्रयागराज से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वत्स। और काशी वाराणसी से संबंधित है, कुरु ये इसकी राजधानी हस्तिनापुर है, और चेदी इसकी राजधानी सुक्तिमती ही को ही वर्तमान बांदा क्षेत्र जो है ये सुक्तिमती से है, और चेदी जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित महाजनपद था चेदी। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, वत्स अपने वाणिज्य, व्यापार और मुख्य रूप से महीन सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित कौशाम्बी वत्स प्रयागराज की राजधानी थी। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। इस महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती बांदा थी। शिशुपाल जो चेदी का राजा था, उसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अगर शिशुपाल की बात करें तो शिशुपाल को ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर काट दिए थे। ऐसा महाभारत में उल्लेख है कि शिशुपाल जी को और श्री कृष्ण दोनों जी को युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, वहां पे दोनों लोगों को आमंत्रित किया था। वहीं पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गालियां देना स्टार्ट कर दिया, और इनके 100 गाली दे दिए थे। उसके बाद श्री कृष्ण जी गुस्से में होकर बोले, शिशुपाल अब 100 गाली तक मैंने तुम्हें क्षमा करने का वचन लिया था, इसके बाद अगर तुमने एक भी गाली दी तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर शिशुपाल ने जो है उसके बाद भी तलवार निकाला और गालियां देना स्टार्ट कर दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये पूरी कहानी से आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि शिशुपाल जो है वो चेदी राज्य का ही राजा था। इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। और कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? आपके ऑप्शन है कौशल, एक कोसला नहीं, कौशल है, असाका, पांचाल और कुरु। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पांचाल। उत्तर प्रदेश जो है गंगा नदी द्वारा पांचाल जो महाजनपद है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, तभी इसकी 2 राजधानियां भी थी। इसके अगर हम उत्तरी राजधानी की बात करें और इसकी दक्षिणी राजधानी की बात करें, उत्तरी राजधानी अहिछत्र, उत्तरी राजधानी अहिछत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है अहिछत्र। और अगर इसकी दक्षिणी राजधानी की बात करें तो दक्षिणी राजधानी इसका काम्पिल्य, दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य है। वर्तमान में अगर काम्पिल्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है ये काम्पिल्य। और कौशल की बात करें तो इसकी भी 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती और अयोध्या। इसकी 2 राजधानियां थी, ये उत्तरी राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी थी अयोध्या। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी सरयू नदी द्वारा, कौन सी नदी? सरयू नदी द्वारा कौशल जो ये क्षेत्र है इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, इसीलिए इसकी 2 राजधानी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी अयोध्या है। और अगर असाका की बात करें तो ये सिंधु सभ्यता सॉरी, ये जो महाजनपद हैं 16 महाजनपदों में से ये जो असाका महाजनपद है ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है। असाका 16 महाजनपदों का सबसे दक्षिणतम स्थित महाजनपद है और ये गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है असाका। और कुरु इसकी राजधानी हस्तिनापुर है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, पांचाल गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता था। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र वर्तमान बरेली था और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य वर्तमान फर्रुखाबाद था। असाका विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। असाका जो है ये विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था और ये सबसे दक्षिणतम महाजनपद भी है। सरयू नदी कौशल महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या या साकेत, ये इसी का ही पुराना नाम से इसे पुकारा गया है या संबोधित किया गया है, अयोध्या को ही साकेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक। तो मगध साम्राज्य की स्थापना ये बिंबिसार ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। अगर हम मगध महाजनपद की, मगध साम्राज्य के अंतर्गत बात करें तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत 3 वंश ने शासन किया है। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा जो है नंद वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसका संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। चूंकि ये मगध साम्राज्य का पहला जो है क्षेत्र था, हर्यक वंश, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र की बात करें तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु का बेटा उदयीन है। उदयीन ने भी अपने पिता मतलब अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो ये सभी जो है हर्यक वंश, इसे इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और अगर नागदशक की बात करें तो नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, बिहार के पटना तथा गया जनपद की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव या उत्पन्न हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व
के शासन के साथ शुरू हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का जो संस्थापक है यही मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से मौर्य राजवंश की स्थापना के बीच यहाँ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का शासन रहा। बिंबिसार इसका जो शासन काल है 544 से 492 ईसा पूर्व। इसका उपनाम श्रेणिक, ये श्रेणिक आपको ये जैन ग्रंथों में मिला है, इसका नाम श्रेणिक, तथा राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। ये किसकी? बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मगध महाजनपद है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान ये पटना, गया या बिहार का क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये रही 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम राजधानी जो है, 16 महाजनपदों सबसे दक्षिणतम जो महाजनपद है ये है असाका। ये गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था? आपके ऑप्शन है सारनाथ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐरण अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की अध्यक्षता में, अगर पतंजलि की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में ये पतंजलि निवास करते थे और इन्होंने ही, पतंजलि ने ही महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य ये प्राचीन जो है संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इसकी रचना महाभाष्य, इसकी रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहा करते थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और अगर ऐरण अभिलेख की बात करें तो यहाँ ही से सर्वप्रथम, ऐरण अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। गोपराज की पत्नी पहली सती मानी जाती है इतिहास में। ये गुप्त वंश से संबंधित है गोपराज। और तो ये ऐरण अभिलेख जो है, ऐरण अभिलेख से ही पता चलता है सती प्रथा का। और सारनाथ ये अशोक से संबंधित अभिलेख है, अशोक से संबंधित अभिलेख है सारनाथ अभिलेख। ओके, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह विदिशा, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र से विदिशा राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा को बनाया था। अयोध्या के अभिलेख से पता चलता है कि यह ब्राह्मण धर्मानुयायी था और पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ओके, तो ये वीडियो खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।